सबसे पहले एक जरूरी बात, ये जो हम जानकारी दे रहे हैं ये सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल मकसद के लिए है। इसे किसी भी तरह की खरीद या बिक्री की सलाह ना समझें। कभी सोचा है कि क्या होता है जब बेहिसाब दौलत और उससे भी कई ज्यादा बड़ी लालच दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम से सीधे टकराती है? आज हम 1970 की एक ऐसी ही यकीन न आने वाली कहानी में उतरेंगे। ये कहानी है हंट नाम के 3 भाइयों की, जिन्होंने दुनिया के चांदी बाजार को अपनी मुट्ठी में करने की ठान ली थी और ऐसा करने में लगभग पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को ही घुटनों पर ले आए थे। मशहूर उद्योगपति जे पॉल गेटी का ये जो कोट है ना, ये इस पूरी कहानी का सार है। समझिए, ये हमें बताता है कि हंट भाइयों का दाव कितना बड़ा था। इतना ज्यादा बड़ा कि उनकी प्रॉब्लम सिर्फ उनकी नहीं रही, बल्कि पूरे बैंकिंग सिस्टम की प्रॉब्लम बन गई। और इसी को तो कहते हैं टू बिग टू फेल। चांदी की कीमतों का ये ग्राफ देखे जरा, एक ऐसी रोलर कोस्टर राइड जिसे देखकर सच में सिर चकरा जाए। जनवरी 1979 में जो चांदी सिर्फ $6 प्रति औंस की थी, वो ठीक एक साल में जनवरी 1980 में रॉकेट की तरह उड़कर लगभग $50 पहुंच गई और फिर सिर्फ 2 महीने में ही क्रैश होकर $11 से भी नीचे। बस यही वो तूफान है जिसके सेंटर में हमारी आज की कहानी है। तो सवाल यह है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? चलिए हंट ब्रदर्स के इस कह सकते हैं दुस्साहसी मास्टर प्लान को जरा समझते हैं। देखते हैं कि वो कौन सा माहौल था जिसने इस लगभग परफेक्ट स्कीम को जन्म दिया। देखिए, 1970 का दशक था ही कुछ ऐसा। आर्थिक डर और अनिश्चितता का दौर। महंगाई आसमान छू रही थी, जिसे हम स्टैगफ्लेशन भी कहते हैं, और डॉलर की कीमत लगातार गिर रही थी। ऐसे में लोगों का कागजी पैसे से भरोसा ही उठ गया था। तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अपनी दौलत को बचाने के लिए सोना और चांदी जैसी ठोस कीमती चीजों की तरफ भाग रहे थे। अच्छा, अब मिलते हैं कहानी के मेन किरदारों से। ये हंट भाई थे कौन और इनके पास इतनी ताकत, इतना पैसा आखिर आया कहां से था? हंट परिवार की दौलत का कुआं जमीन के नीचे था, तेल से। उनके पिता एच.एल. हंट अमेरिका के सबसे बड़े तेल कारोबारियों में से एक थे। 1974 में जब उनकी मौत हुई तो उनके बेटे नेल्सन, विलियम और लामर को अरबों डॉलर का साम्राज्य विरासत में मिला। और बस इसी बेहिसाब दौलत के दम पर उन्होंने कुछ ऐसा करने की सोची जो पहले किसी ने सोचा तक नहीं था। और अब आते हैं उनकी उस जबरदस्त योजना के बिल्कुल सेंटर में। वो आखिर चांदी के पूरे बाजार पर कब्जा करने की प्लानिंग कर कैसे रहे थे? क्या था उनका तरीका? उनका पहला हथियार था फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स। अब ये क्या है? इसको आसान भाषा में ऐसे समझिए कि ये भविष्य में एक तय कीमत पर चांदी खरीदने का एक पक्का वादा है। इसके जरिए उन्होंने उस चांदी पर भी अपना हक जमा लिया जिसकी फिजिकल डिलीवरी महीनों बाद होनी थी। उन्होंने सिर्फ कागजों पर ही चांदी का एक पहाड़ खड़ा करना शुरू कर दिया था। लेकिन उनका दूसरा और सबसे खतरनाक हथियार था बाइंग ऑन मार्जिन। इसका सीधा सा मतलब है ब्रोकर से पैसा उधार लेकर दांव लगाना। ये एक ऐसा टूल है जो आपके प्रॉफिट को तो कई गुना बढ़ा सकता है, लेकिन अगर दांव उल्टा पड़ गया तो आपके नुकसान को भी उतनी ही तेजी से बढ़ाकर आपको बर्बाद कर सकता है। जरा इस आसान से उदाहरण को देखिए। मान लीजिए किसी ने अपनी जेब से लगाए 10 रुपए और ब्रोकर ने उसे 90 रुपए उधार दे दिए। अब अगर कीमत सिर्फ 10% भी बढ़ी तो उसे अपने 10 रुपए पर सीधा 100% का मुनाफा होगा। कमाल है ना? लेकिन यही तो दोधारी तलवार है। अगर कीमत 10% गिर गई तो उसका लगाया हुआ पूरा पैसा, यानी वो 10 रुपए एक झटके में स्वाहा, जीरो। और यही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। अपने पीक पर हंट भाइयों ने लगभग $4.5 बिलियन की चांदी जमा कर ली थी। आप सोच सकते हैं, ये इतनी ज्यादा चांदी थी कि दुनिया भर में इसकी जबरदस्त कमी हो गई। हालात इतने बिगड़ गए थे कि मशहूर ज्वेलरी कंपनी टिफनी एंड कंपनी ने अखबारों में पूरे पेज का ऐड देकर पब्लिकली उनकी निंदा की। हंट भाइयों को तो लग रहा था कि वो बाजार को अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं। लेकिन हर खेल की तरह यहां भी एक टर्निंग पॉइंट आना था। कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जब सिस्टम ने पलटवार करने का फैसला किया। और फिर एंट्री होती है सिल्वर रूल 7 की। बस ये 3 शब्द उनकी पूरी बाजी पलटने वाले थे। 7 जनवरी 1980, इस दिन कमोडिटी एक्सचेंज यानी कॉमेक्स ने सिल्वर रूल 7 लागू कर दिया। इस रूल ने मार्जिन पर चांदी के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट खरीदने पर भारी पाबंदियां लगा दी। साफ था, ये नियम किसी और के लिए नहीं बल्कि सीधे सीधे हंट भाइयों के खेल को खत्म करने के लिए ही बनाया गया था। और इस एक नियम के साथ ही ताश का वो महल जो उन्होंने बड़ी मेहनत से खड़ा किया था, वो ढहने लगा।
अब देखते हैं कि कैसे चांदी का साम्राज्य डूबा और वॉल स्ट्रीट पर एक दहशत की लहर दौड़ गई। गिरावट की रफ्तार तो देखिए हैरान करने वाली थी। 7 जनवरी को नियम आया और अगले सिर्फ 4 दिनों में चांदी की कीमत 50% तक गिर गई। 50%! और ये तबाही अपने पीक पर पहुंची 27 मार्च को। उस दिन को इतिहास में सिल्वर थर्सडे के नाम से जाना जाता है। अब आया वो पल जिसका उन्हें सबसे ज्यादा डर था। उनके ब्रोकर ने उन्हें $100 मिलियन का मार्जिन कॉल भेज दिया। मतलब अपने नुकसान की भरपाई के लिए तुरंत $100 मिलियन कैश जमा करने की डिमांड। ये रकम इतनी बड़ी थी कि वो इसका पेमेंट कर ही नहीं सकते थे। और अचानक ये सिर्फ हंट भाइयों की समस्या नहीं रही, ये पूरे फाइनेंशियल सिस्टम की समस्या बन गई। क्योंकि अगर हंट भाई डूबते तो वो अपने साथ अपने ब्रोकर्स और बैंकों को भी ले डूबते। इसी डर से अमेरिकी बैंकों के ग्रुप को उन्हें बचाने के लिए आगे आना पड़ा और $1.1 बिलियन का बेलआउट लोन देना पड़ा, ताकि पूरा सिस्टम ही ना ढह जाए। तो इस पूरी कहानी के मलबे से हमें क्या सबक मिलता है? इस पूरी कहानी का अंजाम आखिर हुआ क्या? चांदी की कीमत अपने $50 के शिखर से 90% तक गिरकर सिर्फ 2 साल में $5 से भी कम हो गई। 90% का लॉस। हंट भाइयों की दौलत का एक बहुत बड़ा हिस्सा खाक हो गया और आखिरकार उन्हें दिवालिया घोषित कर दिया गया। तेल के शहजादे अब कर्ज में डूबे हुए थे। आज भी इस बात पर बहस होती है कि वो आखिर थे कौन। क्या वो बहुत स्मार्ट बिजनेसमैन थे जिन्होंने एक अंडरवैल्यूड एसेट को पहचाना, लेकिन सिस्टम ने बीच खेल में नियम बदलकर उन्हें हरा दिया? या फिर वो लालची मैनिपुलेटर्स थे जिन्होंने अपने फायदे के लिए जानबूझकर बाजार में कमी पैदा की और पूरी फाइनेंशियल दुनिया को दांव पर लगा दिया? और आखिर में ये कहानी एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। असली जीत किसकी होती है? उस इन्वेस्टर की जो सोचता है कि वो मार्केट को हरा सकता है, या फिर खुद मार्केट की? हंट भाइयों की ये कहानी हमें लालच, अहंकार और बाजार की असली ताकत के बारे में एक ऐसा सबक सिखाती है जो आज भी उतना ही जरूरी है। अपने विचार हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये जानकारी काम की लगी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।